गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सावन की बूंदों के समान है। इसको एक बार जरूर देखें। संविधान के व्याख्या संबंधी अधिकार जो है किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का व्याख्या संबंधी अधिकार जो है वो किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, परामर्शी क्षेत्र अधिकार और पुनर्लोकन क्षेत्र अधिकार। इसको अच्छा से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला देखते हैं, इसका आंसर होगा अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आता है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आता है। पहले समझेंगे इसको कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता क्या है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता क्या है, समझेंगे इसको। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता क्या है? वैसे मामले जब किसी राज्य का हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जब सुनवाई नहीं करता है, वैसे मामले जब किसी राज्य का हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट यानी अधीनस्थ कोर्ट अगर सुनवाई नहीं करता है, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है। और वैसे मामले जो होते हैं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समझने का प्रयास करेंगे इसको। वैसे मामले जिनकी सुनवाई राज्य के हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं होती है। वैसे क्षेत्र अधिकार जो होते हैं, वैसे क्षेत्र अधिकार जो हैं वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार कहलाते हैं। वैसे क्षेत्र अधिकार जो हैं वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार कहलाते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार कहलाते हैं। इसको समझिए कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता क्या है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार ऐसे मामले जिनकी सुनवाई राज्य के हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं होती है। सिर्फ वैसे मामलों की सुनवाई जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में होती है। मतलब देश का शीर्ष कोर्ट करेगा कि ऐसे मामले जिसकी सुनवाई देश का शीर्ष कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, वैसे क्षेत्र अधिकार जो हैं वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में वैसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई राज्य के हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में नहीं होती है। वैसे मामले सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। ऐसे क्षेत्र अधिकार जो होते हैं, वैसे केस की सुनवाई जो शीर्ष न्यायालय करता है, ऐसे मामलों की सुनवाई जो है शीर्ष न्यायालय करता है यानी उच्चतम न्यायालय करता है। वे वैसे विषय जो होते हैं वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समझेंगे इसको, गौर से समझेंगे। फिर से समझा रहे हैं, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं होती है, उसका सिर्फ फैसला जो होता है माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। वैसे क्षेत्र अधिकार में आने वाले केस की सुनवाई जो है वो शीर्ष न्यायालय करता है यानी उच्चतम न्यायालय करता है। वैसे विषय जो होते हैं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इसके बारे में समझेंगे। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे?
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे इसके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे इसके बारे में जानेंगे। इसमें आता है केंद्र और राज्यों का विवाद आता है। केंद्र और राज्यों का विवाद आता है। दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद आता है। दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद आता है। राज्यों का विवाद आता है। और तीसरा आता है केंद्र और एक राज्य बनाम दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य। इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। तो केंद्र और राज्यों का विवाद आता है। केंद्र और राज्यों का विवाद आता है। दूसरे नंबर पर आता है दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद आता है। ऐसे मामले जो होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। केंद्र और राज्यों का विवाद जो होता है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र और एक राज्य, यहां पर समझेंगे आप लोग। केंद्र और एक राज्य तो बनाम दो या दो से अधिक राज्य का विवाद जो होता है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विषय है। उच्चतम न्यायालय जाना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अंतर्गत आता है केंद्र और राज्यों का विवाद। दूसरे पे आता है दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद। तीसरे पे आता है केंद्र और एक राज्य एक साइड में होगा, उसका दो या दो से अधिक राज्य एक साइड में होंगे। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के हनन होने पर, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। आप जानने की कोशिश करेंगे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार है क्या। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आता है। इसमें 4 मामले होते हैं। इसमें 4 मामले आते हैं। पहला आता है संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले आते हैं। संवैधानिक मामले आते हैं। दूसरा दीवानी मामले आते हैं। दीवानी मामले आते हैं। और तीसरा फौजदारी मामले आते हैं, यानी आपराधिक मामले आते हैं। और चौथा आता है इसमें, चौथा आता है किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की इच्छा से न्यायालय में जाना। किसी भी
विषय पर, किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की इच्छा से जाना। संवैधानिक मामले जो होते हैं, संवैधानिक ये सारे जो होते हैं 132 के अंतर्गत आते हैं। दीवानी मामले जो होते हैं 133 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, और फौजदारी मामले जो होते हैं 134 के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की इच्छा से न्यायालय में जाना आता है 136 अनुच्छेद के अंतर्गत। समझेंगे इसको। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आते हैं, फौजदारी मामले यानी आपराधिक मामले होते हैं। और चौथा होता है सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसा विषय जिसे सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय अनाधिकरण के विरुद्ध खुद अपने यहाँ मामले खोलने के लिए बोलता है, वैसे मामले आते हैं अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। पढ़ रहे थे हम लोग अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके बारे में जानेंगे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार होता क्या है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है, अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? उच्चतम न्यायालय। जो सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। और यह अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आता है। 132 के अंतर्गत आता है। इसको समझेंगे कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है। और जितने देश में हाई कोर्ट हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अगर अपील की जा सकती है तो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। और यह अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आता है। पढ़ा रहे थे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले आते हैं। संवैधानिक मामले, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट विभिन्न राज्य के अगर 28 उच्च न्यायालय हैं, देश में 28 उच्च न्यायालय हैं, और 28 उच्च न्यायालय में से कुछ न्यायालयों का निर्णय भिन्न हो, तो ऐसी व्यवस्था में विधि का जो प्रश्न होता है काफी जटिल हो जाता है। और ऐसे विषय को व्याख्या करने की जरूरत होती है। ऐसे मामले की सुनवाई जो होता है वो कहाँ होता है? वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। संवैधानिक मामले क्या होते हैं? संवैधानिक मामले के बारे में समझेंगे। संवैधानिक मामले के बारे में, जब देश के सभी हाई कोर्टों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में भिन्न हाई कोर्टों का फैसला भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में समझेंगे, ऐसी स्थिति में विधि का प्रश्न
काफी जटिल हो जाता है। विधि का प्रश्न जो होता है वो काफी जटिल हो जाता है। इसको संवैधानिक व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है। इसको इस मामले को लेकर संवैधानिक व्याख्या करने की जरूरत होती है। संवैधानिक व्याख्या करने की जरूरत होती है। संवैधानिक व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है। संवैधानिक व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनाई जाती है। 5 जजों की बेंच बनाई जाती है। 5 जजों की बेंच बनाई जाती है। समझेंगे संवैधानिक मामले होते क्या हैं। जब देश के सभी हाई कोर्टों के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और भिन्न भिन्न हाई कोर्टों का फैसला भिन्न होता है। भिन्न हाई कोर्टों का फैसला भिन्न हो जाता है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो विधि के प्रश्न होते हैं और काफी जटिल होते हैं। विधि के प्रश्न होते हैं और काफी जटिल हो जाते हैं। और इसका फैसला कौन करता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। इस पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। और इस मामले को लेकर संवैधानिक पीठ गठित की जाती है। संवैधानिक पीठ गठित की जाती है और संविधान का व्याख्या किया जाता है। संविधान का व्याख्या किया जाता है। और इसके लिए 5 जजों की एक बेंच बनाई जाती है। वैसे मामले जो होते हैं वो संवैधानिक मामले में आते हैं। आज का प्रश्न क्या था कि संविधान की व्याख्या संबंधी अधिकार किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो होता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आता है संवैधानिक मामले। फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो होता है, जो है उच्चतम न्यायालय होता है, जहां देश के सभी हाई कोर्टों के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करता है। संवैधानिक मामले होते क्या हैं? जब देश के हाई कोर्टों के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, तो भिन्न अलग अलग हाई कोर्टों के फैसले अलग अलग होते हैं। और उस पर जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इसका पर फैसला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इस पर फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और इस मामले की व्याख्या को लेकर, ये संविधान से संबंधित मामले हैं, और इस मामले पर व्याख्या को लेकर 5 जजों की एक पीठ बनाई जाती है। और ऐसे मामले को लेता है सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को लेता है जो विधि के प्रश्न काफी जटिल हों। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले को लेता है जो विधि का काफी जटिल प्रश्न हो और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे। इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। जानेंगे परामर्शी क्षेत्राधिकार होता क्या है। परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विधि का कोई ऐसा प्रश्न जो काफी
विधि का ऐसा प्रश्न जो जटिल हो या भविष्य में विधि का कोई ऐसा प्रश्न जो काफी जटिल हो या भविष्य में जटिल होने की संभावना दिख रही हो तो वैसे मामले परामर्शी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वैसे मामले परामर्शी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। परामर्शी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। परामर्शी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के पहले सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के पहले क्या करता है? अपने यहाँ सुनवाई करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति न तो इस फैसले को मानने को बाध है, न इस फैसले को मानने के लिए बाध है और नहीं सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध है। इसके बारे में समझेंगे परामर्शी क्षेत्र अधिकार होता क्या है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि विधि का अगर कोई प्रश्न काफी जटिल हो गया है, विधि का अगर कोई प्रश्न काफी जटिल हो तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। विधि का कोई ऐसा प्रश्न जो जटिल हो या भविष्य में जटिल होने की संभावना दिख रही हो तो ऐसे मामले परामर्शी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामले किसके अंतर्गत आते हैं? परामर्शी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ सुनवाई करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न तो सलाह देने के लिए बाध है, न राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध है। अब तक 11 ऐसे मामले आए हैं। जहां राष्ट्रपति ने सलाह मांगा है, जहां राष्ट्रपति ने सलाह मांगा है।